सुर्खियों में। सुर्खियों में कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं का विशेष स्वागत करते हैं। इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशेषज्ञ श्री केवी प्रसाद, जो हमारे साथ गहराई में और स्पष्टीकरण के साथ हमें समझाएंगे कि जून 12 को ये हादसा कैसे हुआ, इस दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, और हमें ये बताएंगे कि हवाई सुरक्षा में सुधार कैसे हो। केवी प्रसाद जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अर्जुन। केवी प्रसाद जी, हमारे जो श्रोता है वो जानना चाहेंगे कि इस हादसे के पीछे कारण क्या है और अभी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है ऑन द ग्राउंड। देखिए अर्जुन जी, सबसे पहले हम जानते हैं कि 48 घंटे से ज़्यादा हो गए इस विमान के क्षतिग्रस्त होने पे। तो इस वक्त पूरा जो फोकस यही है कि जितने मृतक हैं, जितने वहाँ शव हैं, उनको बरामद करें, उनकी शनाख्त हो और उनके परिवारजनों को अंतिम रस्मों के लिए पहुंचाया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। एक तो ये, दूसरा ये है कि साथ ही साथ भारत सरकार की तरफ से भी ये बात होगी और जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन यानी तहकीकात होना शुरू हो गया है। और जो प्रोटोकॉल के तहत डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन और तमाम सारी जो एजेंसी इनसे जुड़ी हुई हैं वो इस पे काम करेंगी। और सबसे बड़ी बात, जैसे सुनने में आया है कल ही, डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जो कि एक बहुत ही अहम सुराग है, वो छत पे मिला है। तो ये ब्लैक बॉक्स के नाम से प्रचलित है, हालांकि कलर इसका ऑरेंज होता है, लेकिन जाते हैं उसको ब्लैक बॉक्स के नाम पे। और इससे काफ़ी सारी चीज़ें स्पष्ट होने की उम्मीद है, क्योंकि ये आखिरी क्षण तक पायलट और अपने को पायलट और कैबिन क्रू के बीच में जो भी वार्तालाप है उसको रिकॉर्ड करेगा, और साथ ही साथ जो भी जहाज के साथ जो भी समस्या है वो पूरा उसका टेक्निकल डेटा उसमें स्टोर होता है। तो वो जब डिकोड होना शुरू होगा तो कुछ परतें खुलेंगी। लेकिन तब तक हम सब जानते हैं कि आजकल के सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम सारे विशेषज्ञ अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जब तक अधिकृत तौर पर जो विशेषज्ञ जो इस तहकीकात में जुड़े हैं और जुड़ेंगे, जब तक वे किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंचते तो ये सब अटकलें ही रहेंगी। केवी प्रसाद जी, इस जांच पड़ताल जो आपने ब्लैक बॉक्स डिकोडिंग के बारे में बताया, और उसके साथ जो पीड़ित हैं, कितने लोग मारे गए हैं, उनकी पहचान कैसे हो रही है, फोरेंसिक एग्जामिनेशन के द्वारा किस तरीके से जो है कॉम्पनसेशन एक्सटेंड किया जाएगा, ये जो तमाम इश्यूज हैं, इन इश्यूज को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देख रहा है? अर्जुन, ये बहुत चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। और जैसे आप जानते हैं कि हम सब जानते हैं कि बताया गया है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स बहुत ही कम होगा, इतने आग के गोले में वो झुलस गए हैं। तो ऐसे में सरकार के सामने और जो साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे वो उसका डीएनए सैंपल मैच करते हैं। और यही वजह है कि ये मेरे ख्याल से प्रक्रिया वक्त लगेगा, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कानून के लिए बहुत ज़रूरी है कि सैंपल मैच करके परिवार का जो नेक्स्ट ऑफ किन डिटरमिन किया जाए, ताकि सक्सेशन कैंप जो पूरा कॉम्पनसेशन का जो है, जो भी मुआवजा दिया जाए, वो सही हाथों में पहुंचे। और अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपर्णा खुंट, जो आकाशवाणी के संवाददाता हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अपर्णा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अपर्णा जी, हमें बताइए कि अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में क्रैश साइट के बारे में बताइए कि वहां पे किस तरीके से पीड़ित के जो नेक्स्ट ऑफ किन है, पीड़ित उनको किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है उनके लिए, डीएनए मैचिंग, ऑटोप्सी और जो डेथ सर्टिफिकेट्स जो इशू करके दिया जा रहा है। जी, हाल सिविल अस्पताल में जो है सिविल जो डीएनए सैंपल मैच होने के बाद जो है शव परिवारजनों को सौंपे जा रहे हैं। डीएनए सैंपल कलेक्शन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अभी जो है सैंपल मैचिंग जो है वो चल रहा है। बट ये बहुत ज्यादा तापमान था जब ये ब्लास्ट हुआ, इसीलिए जो है ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल बन गई है। बट पूरी कोशिश इसमें जारी है और गुजरात से ही ऑलमोस्ट 36 जो है फोरेंसिक एक्सपर्ट इसमें जुड़े हुए हैं और आज केंद्र सरकार की ओर से भी और भी फोरेंसिक निष्णात इसमें जुड़े हुए हैं। इसलिए जल्द से जल्द जो है ये पूरी होने की पूरी संभावना है। कल तक जो है सबको सब अपने
परिवारजनों के पास सबके शव चले जाए, इस प्रकार का जो है आयोजन किया जा रहा है। और सड़क मार्ग से बॉडी घर तक पहुंचाने के लिए भी जो है प्रशासन द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा की गई है। और हवाई मार्ग से अगर कोई ले जाना चाहता है तो एयर इंडिया की मदद से भी ये जो है हॉस्पिटल कर रहा है। और उड़ान के समय के बारे में भी अस्पताल जो है पूरा समन्वय कर रहा है। और सिविल अस्पताल में ही एक डेस्क बनाया गया है ताकि जो भी पीड़ित परिवार है उनको डेथ सर्टिफिकेट या और भी कोई जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें अपना समय और ना करना पड़े, इसलिए अस्पताल में ही मृत्यु प्रमाण पत्र, पीएम रिपोर्ट समेत सभी जो है कानूनी दस्तावेज उसकी फाइल तैयार की जा रही है। आज जो गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री है ऋषिकेश पटेल, उन्होंने भी हॉस्पिटल का दौरा किया है। और जो कोल्ड स्टोरेज रूम है जहाँ पे इस वक्त जो है डेड बॉडीज रखी गई है, उसमें जो है कैसा संचालन चल रहा है उसकी पूरी समीक्षा उन्होंने की है। और अगर हम एफएसएल की बात कर रहे हैं तो आज ही गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी जो है उन्होंने एफएसएल अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी, बैठक की थी और ये प्रक्रिया जल्द से जल्द हो उसके लिए जो है सूचना भी दी थी। अपर्णा खुंड जी, क्रैश साइट के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के पीड़ित हैं। एक जो प्लेन में थे, जो प्लेन के मैनिफेस्ट में लिस्टेड हैं 243 पैसेंजर एंड क्रू, और जो ग्राउंड लेवल स्टाफ है जो भी पीड़ित हैं, जिसमें 270 280 के लगभग जो हैं पीड़ित अभी बताए जा रहे हैं। उनके बारे में बताइए किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन दोनों तरह के पीड़ितों को जो है क्लासिफाई कर रहा है। जी, अहमदाबाद की जो ये विमान दुर्घटना हुई थी वो जैसा हम जानते हैं आवासीय क्षेत्र में हुई थी और जो हॉस्टल था, मतलब लगता है संपर्क उनसे टूट गया। अब हम सुनते हैं हमारे जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री राम मोहन नायडू, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में होल्ड किया था। अब हम सुनते हैं वो क्या कहते हैं डीएनए टेस्टिंग के बारे में। The DNA testing is happening on one side so that the bodies can be identified and be given to the respected families. So the government of Gujarat is coordinating with that. They are on the ground since the time of the crash and they've been facilitating with all the efforts, all the measures that are required. So once the DNA testing is confirmed, the bodies are being given to the respected families. And we are hoping that process also gets finished as soon as possible, but the documentation and the procedure needs to be followed. We are ensuring that there doesn't be any lapse in the process or the protocol that needs to be followed. और ये थे सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री के.आर. मोहन नायडू जी, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड किया। काफी लॉजिस्टिक्स हैं। अगर हम चर्चा को दोबारा केवी प्रसाद जी के साथ शुरू करते हैं। केवी प्रसाद जी, यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं, एक तो पीड़ित के साथ, दूसरा जो फोरेंसिक एग्जामिनेशन चल रहा है, और तीसरा जो हम कारण जानना चाहते हैं कि किस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ। कुछ हमें बताइए कि ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी इन्होंने जो एक टास्क फोर्स ऑर्गेनाइज किया है, इसका क्या भूमिका रहेगी इस इन्वेस्टिगेशन में? नहीं अर्जुन, थोड़ा सा ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो आपने बात की है, ये थोड़ा आगे के लिए है। मतलब इस तहकीकात के साथ तो जो हमारे प्रोटोकॉल है वो तो फॉलो होंगे ही। भारत सरकार ने जो एक अनाउंस किया मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके पीछे मकसद ये है कि आगे से इस तरह के हादसे में ना हो और किस तरह के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो हैं, मतलब जो सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है एयरपोर्ट और आसपास के प्रांगण में, ये पूरा एक व्यापक दृष्टिकोण से। और इसमें जो मंत्री जी की तरफ से कल एक ट्वीट हुआ था जो या एक्स पे पोस्ट किया था, उसमें ये लिखा था कि एक व्यापक तरीके से जब अध्ययन करेंगे भारत में क्या क्या चाहिए, क्या क्या प्रबंध करने पड़ेंगे ताकि आगे से इस तरह की कोई हादसे ना हो, क्योंकि सुरक्षा के दायरे से। और इसमें तमाम सारे विशेषज्ञ जुड़ेंगे, सिर्फ सिविल एविएशन के नहीं, तमाम सारे जुड़ेंगे ताकि मल्टी डिसिप्लिनरी इससे कहा जा रहा है। हालांकि जिस सवाल का ये है कि इसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से डीजीसीए की इंक्वायरी है, ऑलरेडी आ गई है, एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड उसका काम है, और तमाम सारे विदेशी एजेंसीज भी जुड़ेंगी, क्योंकि इसमें बोइंग अमेरिकन कंपनी है तो अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर इसमें आ रहे हैं, एनएसटीबी नेशनल सिक्योरिटी ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड के विशेषज्ञ, साथ ही साथ ब्रिटेन से लोगों ने कहा कि हम आएंगे। और मेरा अपना अनुमान है जो ये इंजन प्रोवाइडर्स हैं उनकी तरफ से भी आएंगे, बोइंग कंपनी की तरफ से भी आएंगे, क्योंकि बोइंग का प्लेटफॉर्म है ये, और इसमें इंजन जिस का सप्लायर है उनके लिए भी एक ये बहुत बड़ी अध्ययन का वजह है, क्योंकि जिस तरह से स्टॉल हुआ या क्या हुआ, जब अध्ययन होगा तो सारे पहलू देखे जाएंगे। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिन उस तरह से भी है अगर आप कहें, लेकिन उसका फोकस अलग होगा।
उसकी लीड इन्वेस्टिगेशन भारत करेगी और तमाम सारे इनपुट्स जब शेयर होंगे तो अपने अपने विशेषज्ञ एनालाइज करेंगे इसको। और जो एविएशन कंपनी है, जो उनके मालिक है, उनकी क्या भूमिका रहेगी, उनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी इसमें? नहीं, देखिए, एक तो ऑलरेडी हमने देखा कि एयर इंडिया की तरफ से कॉम्पनसेशन की बात की गई और जिस तरह से लॉजिस्टिक्स की अभी हमने अपर्णा खुंट जी से भी सुना कि लॉजिस्टिक्स में वो मदद कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज एक ये सहानुभूति का वक्त है, लोग समझते हैं, लोग परिवार पीड़ित हैं, तो संवेदना का, अपने संवेदना के साथ उसके साथ डील करें। तो आर्थिक कॉम्पनसेशन तो एक है, लेकिन तमाम सारी जो चीज़ें जुड़े ताकि जो जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में सोलेस प्रोवाइड करें उन लोगों को जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं, परिवार के जन जिनको एक अकस्मात इस तरह की काउंसलिंग की बात करें, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वो जो सब है, तो आएंगे इसी में, क्योंकि अलग अलग पढ़ते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है हमें देखना, ये मेरे ख्याल से। और अब हम चलते हैं दोबारा मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन राम मोहन नायडू जी के पास, जिन्होंने बोइंग के बारे में बात की है। अब सुनते हैं वो क्या कहते हैं। We do have a very robust protocol which we follow every time. But when the incident happened, we also felt that there is a need to do an extended surveillance into the Boeing 787 series. With immediate urgency, all of them are going to be done. And furthermore, as the investigation is going to proceed and the report is going to come, whatever necessary steps are needed to be taken, we are going to ensure that without any hesitation, we are going to improve every necessary thing that is going to come our way to improve the safety. तो ये थे सिविल एविएशन मिनिस्टर के.आर. मोहन नायडू जी। इन्होंने बोइंग के बारे में बात की, कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन में, और ड्रीमलाइनर के बारे में बताइए। इनका फ्लैगशिप कैरियर है बोइंग जो सप्लाई करता है, और इसमें इन्होंने एयर इंडिया को सप्लाई किया है और जो अब टाटा ग्रुप के ओनरशिप में है। तो बताइए कि ये कैसे ये कैसे ऑपरेट करता है। देखिए, ड्रीमलाइनर एक इनका बहुत फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहा है बोइंग कंपनी का, और 2011 में इन्होंने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया था, और ऑल निप्पॉन एयरवेज ने शायद इनके पहले क्लाइंट थे। तब से लेकर बोइंग के अगर वेबसाइट पर जाके देखें, वो ये इस बात का गवर्नमेंट महसूस करते हैं कि 1 बिलियन पैसेंजर्स उन्होंने इस जहाज से लिया है। ये एक ट्विन आयल है और इसमें मल्टी कैपेसिटी है। एक्चुअली 787-8, 787-9 और 787-10 की सीरीज़ हैं, जिसमें कैपेसिटी बढ़ती जाती है 250 से लेकर 350 पैसेंजर्स की, और साथ ही साथ आधुनिक इसमें सुविधाएं उन्होंने दी है। और ये मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस रेंज के लिए है। फ्यूल एफिशिएंट माना जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि ईंधन की खपत को कम करने के लिए विश्व में पूरा प्रयास हो रहा है। बल्कि एविएशन इंडस्ट्री में एक स्कीम एक जो कई दिनों से शोध चल रहा है कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, तो उस पर बहुत काफ़ी हर कंपनी, विमानन कंपनी इस पर काम कर रही हैं। तो ये एक फ्यूल एफिशिएंट प्लेन था। तो बोइंग की तरफ से भी हैरानी की, जो कम से कम 14 साल में उनके सर्विस में है। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि तमाम सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ लोगों ने इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, कई चीज़ें इसमें आई हैं, लेकिन इस तरह का हादसा बोइंग कंपनी के लिए एक बहुत मेजर चुनौती है। तो जो ब्लैक बॉक्स जब डिकोड होगा उसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, ये डाउनलोड होके इसको चेक किया जाएगा। तो इसमें क्या हमें वो इंफॉर्मेशन मिलेगी कि फ्लैप्स क्या डिप्लॉय हुए थे या नहीं, या लैंडिंग गियर के इंस्ट्रक्शंस क्या थे, कमांड्स क्या थे, पायलट ने कैसे रिएक्ट किया, को पायलट ने कैसे रिएक्ट किया जब प्लेन टैक्सी कर रहा था और उसने टेक ऑफ किया, तो लिफ्ट में लॉस कैसे हुआ, पावर फेलियर हुआ या नहीं, ये सारी चीजें क्या आपको ब्लैक बॉक्स के डिकोड से मिलेगा? ब्लैक बॉक्स में तो एक बेसिक डाटा आपको मिलेगा। वो बेसिक डाटा जब डाउनलोड होगा तो उसमें आपको जो विशेषज्ञ जुड़ेंगे वो अपनी अपनी, जैसे हम चाहते हैं, एक तरह से ये क्राइम का इन्वेस्टिगेशन है। जब कोई ये एक तरह से इन्वेस्टिगेशन हर पहलू पे होगा, और जितना अभी सबसे बड़ा है जो मलबा पड़ा है वहाँ से एविडेंस इकट्ठा होगा, क्योंकि उस एविडेंस को मैच करेंगे जो डेटा उनको फ्लाइट डिजिटल डाटा रिकॉर्डर या कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, क्योंकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर आखिर वक्त तक चीज़ों को कंट्रोल करता, बात का रिकॉर्ड करता है, और साथ में इसको मैच करेंगे। तो इट्स अ वेरी साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस होगा, और साइंटिफिक एनालिसिस के साथ थियरीज टेस्ट होंगी कि फ्लैप, जैसे आपने पूछा फ्लैप था नहीं था, लैंडिंग ईयर क्यों नहीं गया, उसमें क्या समस्या थी। तो ये सारे एक्सपर्ट्स उसको मैच करके किसी ना किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। के.वी. प्रसाद जी, शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और बहुमूल्य राय दी सुर्खियों में इस दुर्घटना पे। धन्यवाद। सुर्खियों में